अगर कोई आदमी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। तो विजय माल्या की हमने 14,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की और इस अमेंडमेंट की वजह से इवन विजय माल्या केस में बैंक वर कंपनसेटेड। 14 15 साल के केस पेंडिंग पड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए। नृपेंद्र मिश्रा जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीएम के, उनका मेरे पास फोन आया, कहते ईडी का डिस्कशन कैबिनेट में हो रहा था और एक मिनिस्टर ने कहा कि भाई ईडी काम नहीं करती। तो मैंने कहा सर वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा सर हमारी सैंक्शन इस टाइम 2068 है, मेरे पास 500 से कम आदमी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ही सेज प्रपोजल भेजो तो गवर्नमेंट के ऊपर तक जाएगा। तो आई सेंट प्रपोजल टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इट वेंट टिल पीएमओ एंड इट वाज अप्रूव्ड। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं कर्नल सिंह साहब। ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं और IIT कानपुर के मास्टर्स। इन्होंने वहां से मास्टर की डिग्री किया, उसके बाद आकर के ये दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लगे। एक चीज़ इनके बारे में और बताने को रहता है, वो है इनका काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के। दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब से बना है तब से लेकर के जब तक कर्नल सिंह साहब इसके चीफ नहीं बने, तब तक जितनी प्रॉपर्टी सीज की गई 30, 40, 50 साल के इतिहास में, उतनी प्रॉपर्टी इन्होंने 2-3 साल के अंदर सीज कर दिया था, शायद उससे कई गुना ज्यादा। इनको आप उस तरह से रिफॉर्मर मानते हैं जिस तरह से हम इलेक्शन कमीशन में TN शेषन को मानते हैं। सर, आपका इंडिया हर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से पहले, ज्वाइन करने से पहले ईडी इतना इफेक्टिव नहीं माना जाता था, मतलब कोई जानता ही नहीं था कि ईडी कितनी इफेक्टिव हो सकती है। आपने अपने 2-3 साल के टेन्योर में उतना पैसा सीज कर लिया, उतनी प्रॉपर्टी सीज कर ली जितनी ईडी ने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं सीज किया था। उसके ट्रांसफॉर्म होने के क्या क्या कारण थे? कैसे आपने उसको एम्पावर किया? रादर किसी भी एजेंसी की अगर आपको इंप्रूव करना है तो पहली चीज है कि क्वालिटी ऑफ मैन पावर, उसको इंप्रूव करना। ठीक। दूसरी चीज है उनके पास जो टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, उसको इंप्रूव करना। और तीसरी चीज है कि सफिशिएंट मैन पावर का होना, जितना वर्कलोड है उसके हिसाब से मैन पावर होना। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में पहला स्टेप देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ मैन पावर। उसके लिए मेरे से पहले ही जो हमारे कटोच साहब थे एनफोर्समेंट डायरेक्टर, उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया और मैंने उसको फॉलो किया पूरी तरह से। और जितनी भी ट्रेनिंग हमारी होती थी, जितना भी इंडक्शन होता था, उनकी ट्रेनिंग होती थी और जो ऑलरेडी हैं उनकी ट्रेनिंग करते थे वहां पर। इनॉग्रेशन एंड क्लोजिंग में मैं हमेशा जाता था और क्लोजिंग में मैं उनसे कहता था कि मेरी आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है और वो एक्सपेक्टेशन आप सही ढंग से काम करो, आप लीगल वे में मन लगा के काम करो और इस ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाई तक ले जाओ। हमने इवन ट्रेनिंग की, मॉक कोर्ट्स लगाए हमने कि अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट में जाता है किस तरह से क्वेश्चनिंग होती है उससे, ताकि उसकी ट्रेनिंग हो प्रॉपर। तो ये एक तो ये मैन पावर का ये किया। सेकंड था जो हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सीज करते हैं, डिजिटल एविडेंस सीज करते हैं, वो जाते थे CFSL। अब ये देखा कि CFSL से रिपोर्ट किसी केस में 1 साल में आती है, किसी केस में इवन 3-3 साल लग जाते हैं। 3-3 साल? यस। अब अगर इतने टाइम लगता है CFSL में, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे जी। तो मैंने एक प्रपोजल भेजा कि हमें साइबर लैब लगानी है। ठीक। तो 5 साइबर लैब हमने लगवाई, एक सेंट्रल लैब दिल्ली में और 4 हमारे रीजन थे, एक दिल्ली, एक बम्बई, एक हैदराबाद, सॉरी चेन्नई और चौथी जो है चंडीगढ़, एक कैलकाटा। ठीक। यहाँ ये हमने लैब्स लगवाई ताकि अब हमें रिजल्ट जो है विदिन 24 आवर्स हमें रिजल्ट मिल जाता। एनालिसिस फास्ट हो गया तो आपका इन्वेस्टिगेशन इंप्रूव हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि नृपेंद्र मिश्रा जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीएम के, उनका मेरे पास फोन आया, कहते ईडी का डिस्कशन कैबिनेट में हो रहा था और एक मिनिस्टर ने कहा कि भाई ईडी काम नहीं करती, तो तुम्हें क्या कहना है? तो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो
उनको एक तरह से अचरज हुआ कि उनको था कि मैं डिफेंड करूंगा। हाँ। कहने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा सर हमारी सैंक्शन इस टाइम 2068 है, ठीक। मेरे पास 500 से कम आदमी है, 1/4 आदमी है मेरे पास, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो कहने लगा क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा सर पहला तो है कि हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें ईडी के लिए। उसको अट्रैक्ट करने के जो तरीका है, जैसे जो सीबीआई में है इंसेंटिव है, 15%, 20% इंसेंटिव है सीबीआई के ऑफिसर्स को, तो आप ईडी के ऑफिसर्स को भी इंसेंटिव। और सेकेंडली मैंने किसी जो हमारे डेपुटेशन पाते हैं यूपीएससी के थ्रू आते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, सॉरी डिप्टी डायरेक्टर एंड बिलो। ठीक। जॉइंट डायरेक्टर ना वो तो आते हैं सीबीसी के थ्रू डेपुटेशन पे, दूसरे जो डेपुटेशन पे आते थे वो यूपीएससी के थ्रू आते थे। और मैं कहा सर यूपीएससी साल में 10-15 लोगों को भेजता है, तो जैसे सीबीआई में होता है उनकी डीओपीटी की एक कमेटी बनी हुई है, तो हमारी भी एक कमेटी बनवा दीजिए। ठीक। तो ही सेज प्रपोजल भेजो तो गवर्नमेंट के ऊपर तक जाएगा। तो आई सेंट प्रपोजल टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इट वेंट टिल पीएमओ एंड इट वाज अप्रूव्ड। उसके बाद मैन पावर बढ़नी शुरू हो गई। आज की डेट में पूरी मैन पावर है ईडी में। 2000 के आसपास जो था। yes. तो इससे क्या फायदा होगा? आपकी मैन पावर आएगी, जो लोग आना चाहते हैं वो आएंगे, एक कंपटीशन होगा लोगों में आने में कि हमें ईडी में जाना है, तो सर्टेनली द वर्किंग विल इम्प्रूव। देन मैं एक और काम करता था, हर 3 महीने में हमारी एक क्वार्टरली मीटिंग होती थी। उस क्वार्टरली मीटिंग में सब लोगों को, सारे जितने भी केस थे ऑल ओवर इंडिया, फेमा के पीएमएलए के, उनको मैं रिव्यू करता था। ओके। तो एक लोगों को लगता था कि केसेस रिव्यू होंगे, तो हमने जो केसेस पेंडिंग पड़े थे ऑलमोस्ट 2001 2002 के, वो भी खत्म कराए। फेमा के केस पेंडिंग पड़े थे। कितने साल पुराने से? 2001 का केस क्यों पेंडिंग पड़ा आपके पास? ओके। तो फिर टारगेट्स रखे भी 2010 से पहले के सारे केस खत्म करोगे, 2013 से पहले के सारे केस खत्म करोगे। 14 15 साल के केस पेंडिंग पड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए। यस। ओ गॉड। तो वो सारे खत्म कराए, बट वो तभी हो सकते हैं मैन पावर हो, और मैन पावर आई तो चीजें इंप्रूव हुई। और उसी में फिर सीजर भी हुआ। यस। और सीजर में सबसे ज्यादा तो आम आदमी के दिमाग में मलाया और चोक्सीज जो भी थे। विजय माल्या का 2 तरह के सीजर हुए हैं जी। एक तो पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। ठीक। एक एक्ट बना था 2018 में, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक। इसको बनाने में भी, ड्राफ्ट करने में मेरा रोल रहा है काफी। उसमें इसको डिक्लेयर किया गया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अगर कोई आदमी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, चाहे वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो या नहीं हो। तो विजय माल्या की हमने 14,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की थी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करीब 9,900 करोड़। पंजाब नेशनल वाला शायद 9-10 के आसपास ही था। 9,900 करोड़ के आसपास था। बाकी तो हमने वो इसकी जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में की। और इस केस में, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ, जो पीएमएलए था, पीएमएलए में एक प्रॉब्लम थी कि जितनी भी प्रॉपर्टी आप अटैच करते हो, इट विल बी वेस्ट इन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि जो विक्टिम है उसका प्लेस कहाँ है, विक्टिम कैसे कंपनसेट होगा। भाई एक आदमी के साथ चीटिंग हो गई, उसने कंप्लेंट कराई, पैसे तो उसे मिलेंगे नहीं वापस, पैसे तो गवर्नमेंट को चले जाएंगे। ठीक। तो पीएमएलए में पहला अमेंडमेंट कराया कि जब ट्रायल खत्म होगा तो कोर्ट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है कि जो अटैच प्रॉपर्टी है, जो कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी है, इसमें से इस आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तो विक्टिम का प्लेस आ गया उसमें। फिर एक और केस आया, बॉम्बे का था। महाराष्ट्र में प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एक्ट, उसमें ट्रायल के दौरान ही इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है। ओके। ईडी के केस में हमारा जो हमने अमेंडमेंट किया था, उसके अमेंडमेंट के बावजूद भी प्रॉपर्टी का विक्टिम को वापस मिल सकती है जब ट्रायल खत्म होगा। ठीक। ट्रायल के दौरान नहीं मिल सकती थी, वो काफी साल लगता है। अब हुआ क्या कि उस केस में कुछ प्रॉपर्टी महाराष्ट्र पुलिस ने अटैच कर दी, कुछ हमने कर दी। महाराष्ट्र पुलिस ने जो अटैच की वो प्रॉपर्टी तो विक्टिम को मिल सकती थी, ईडी ने जो अटैच की वो प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती थी। तो फिर एक और अमेंडमेंट लाया गया। अच्छा। कि ट्रायल के दौरान भी कोर्ट विक्टिम को कंपनसेट कर सकता है। तो एक ये मेजर अमेंडमेंट हुआ है, और इस अमेंडमेंट की वजह से
इवन विजय माल्या केस में बैंक वर कंपनसेटेड। कितना कर मिल गया साहब पंजाब में, या जितने भी मुझे जो भी आइडिया नहीं है कितना मिल गया था, बट कोर्ट ऑर्डर्स अच्छा कि जो इनको बैंक्स को जितना भी था, दैट हैज बीन कंपनसेटेड फ्रॉम दैट।